नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोनकर स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आप सभी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में साझेदारी फर्म का समापन, इसके अंदर की जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर हम इसका पार्ट सेकेंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट और प्लस इसका एग्जाम्पल। तो चलिए पढ़ते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यह होता क्या है? जिस खाते के माध्यम से फर्म की संपत्तियों तथा दायित्वों का निपटारा किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? संपत्ति और दायित्वों को निपटारा करते हैं। मतलब कि अब डिसोल्यूशन हो रही है, समापन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, तो हम अंत में अपने दायित्वों और संपत्तियों को निपटारा करेंगे। मतलब कि जितनी भी हमारी एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देंगे और एसेट्स को बांट लेंगे, या उसके माध्यम से जो भी कुछ पेमेंट करनी होगी वो कर देंगे। इसीलिए हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि हमने एडमिशन के टाइम पे बना देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि पूर्ण मूल्यांकन जो बनाते थे अकाउंट, उससे अलग होता है ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसको हम समापन के समय बनाते हैं, मतलब कि डिसोल्यूशन के समय बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। यह एक अवास्तविक खाता होता है, मतलब कि ये रियल अकाउंट नहीं होता है। इस खाते को फर्म की संपत्ति तथा दायित्वों के निपटारे के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। जब फर्म के दायित्व और संपत्तियों को जब हम निपटारा करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो भी कुछ लाभ या फिर हानि हमको होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम ये वसूली खाता बनाते हैं। अब इसके अंदर कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुस्तकों में विद्यमान संपत्तियों का हस्तांतरण, मतलब कि जो हमारी पुस्तकों में जो हमारे पहले ही होंगी बुक्स के अंदर एसेट्स, उसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैसे करेंगे? वसूली खाता के डेबिट पक्ष में फर्म की पुस्तकों में दिखाई गई समस्त संपत्तियों को पृथक पृथक उनके पुस्तक मूल्य पर अलग अलग दर्शाया जाता है। डेबिट साइड में वसूली खाते का रिलेशन अकाउंट में भी हम बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, जिसके अंदर हम बनाएंगे डेबिट साइड में अलग अलग करके दिखाएंगे बुक वैल्यू पे फर्म की समस्त संपत्तियों को। वसूली खाते में केवल वास्तविक संपत्तियों को ही दर्शाया जाएगा तथा काल्पनिक कृत्रिम संपत्तियों का लेखा प्रत्यक्ष रूप से पूंजी चालू खाते में किया जाएगा। इसमें सिर्फ हम वास्तविक संपत्तियों को ही दिखाएंगे, मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही दिखाएंगे। रियलाइजेशन मतलब कि रियल, तो रियल हो गया। रियल अकाउंट में जो होएगा उन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे। इसके अंदर काल्पनिक और कृत्रिम जितनी भी होंगी मतलब कि काल्पनिक इमेजिनरी और फिर ये कृत्रिम जितनी फिक्टिशियस एसेट्स होगी उसको हम पूंजी खाते या चालू खाते में दिखाएंगे। मतलब कि पूंजी और चालू खाता क्या? कैपिटल या फिर करंट अकाउंट्स में। थर्ड पॉइंट, यदि किसी संपत्ति में से उसके आयोजन को घटाकर दिखाया गया है तो वसूली खाते में डेबिट पक्ष में संपत्ति को पूरे मूल्य पर दिखाया जाएगा तथा उसमें से घटाए गए आयोजन को वसूली खाते में क्रेडिट पक्ष में लिया जाएगा। मतलब कि अगर हमने एसेट्स के ऊपर किसी भी एसेट्स के ऊपर प्रोविजंस बना रखे होंगे तो हम एसेट का तो दिखाएंगे उसको उसके डेबिट पक्ष में पूरा मूल्य पर, लेकिन जो उसमें से घटाए गए आयोजन होएगा उसको हम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। रोकड़ तथा बैंक खातों को कभी भी वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है क्योंकि यह स्वयं प्राप्त होती हैं। तो रोकड़ और बैंक खाते को हम अलग ही दिखाते हैं। रोकड़ मतलब कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को हम अलग दिखाते हैं, वसूली खाते में नहीं दिखाएंगे। अब इसके अंदर जब संपत्तियों के शेषों को हस्तांतरित करने हेतु निम्न लेखांकन प्रविष्टि बनाई जाती है। इसके लिए हम जनरल एंट्रीज क्या क्या करते हैं? पहली जनरल एंट्री करेंगे हम समस्त वास्तविक संपत्तियों के हस्तांतरण करने पर,
और दूसरी जनरल एंट्री करेंगे किसी संपत्ति के संबंध में यदि कोई संचय अथवा आयोजन उस संपत्ति में से घटाकर दिखाया गया है तो उसको वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर एवं प्रश्न ही बनेगी। किसी संपत्ति के संबंध में यदि कोई संचय मतलब कि कोई प्रोविज़न बना होगा या आयोजन बना होगा तो उसको हम दिखाएंगे। रिजर्व बना होगा, संचय मतलब रिजर्व्स और आयोजन मतलब कि प्रोविज़न बना होगा तो उसको घटाकर दिखाया गया है तो उसके लिए हम वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर निम्न प्रविष्टि बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या बनेगी, पहली वाली में जब समस्त वास्तविक संपत्तियों को हस्तांतरण करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो पहले बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। टू सन्ड्रीज एसेट्स, हमारी एसेट्स कम होंगी तो क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन लिख देंगे। सेकंड, जब हमारा प्रोविज़न बनेगा तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हमारा क्या बनेगा, डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग प्रोविज़न ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका निपटारा कैसे होगा, संपत्तियों का निपटारा होएगा तो उसके लिए भी हम दो एंट्रीज करेंगे। अब निपटारा कैसे करेंगे, तो नकद विक्रय के माध्यम से हमको कैश मिल रहा होगा जब, या फिर किसी साझेदार द्वारा संपत्ति को स्वयं लेकर जाने पर। पहला, जब हमको कैश मिल रहा होगा तो हमारा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग सन्ड्रीज एसेट्स सोल्ड, अब कोई साझेदार लेके जाएगा तो उसका क्या होगा, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग रिस्पेक्टिव एसेट टेकन ओवर बाय रिस्पेक्टिव पार्टनर। अब पुस्तकों में विद्यमान, इससे अभी तो हमने एसेट्स की करी, अब लायबिलिटी साइड का देखेंगे। पुस्तकों में विद्यमान दायित्वों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज शोन इन द बुक्स। इसके अंदर क्या होगा, वसूली खाते में क्रेडिट पक्ष में फर्म की पुस्तकों में विद्यमान समस्त दायित्वों को पृथक पृथक लिखेंगे। इसके अंदर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे सारे दायित्वों को, लायबिलिटीज़ को वसूली खाते के। वसूली खाते में केवल बाह्य दायित्व को दर्शाया जाएगा तथा अन्य दायित्व अर्थात साझेदारों की पूंजी, सामान्य संचय तथा अवितरित लाभों को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी या फिर चालू खातों में लिखा जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ जो बाहर की लायबिलिटीज़ होंगी, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगी जो हमने बाहर से लिया होगा, फर्म वाली नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स वाली नहीं लिखेंगे। इसके अंदर लायबिलिटीज़ उनको हम कहाँ लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे पार्टनर्स वाली लायबिलिटीज़ को हम लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। तो इसके लिए भी हम पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए समस्त बाह्य दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर तो सन्ड्रीज लायबिलिटीज़ हमारी कम हो जाएंगी, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग सन्ड्रीज लायबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, दायित्वों के संबंध में बनाए गए आयोजनों के शेषों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर इसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। बीइंग प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम करेंगे दायित्वों का निपटारा, मतलब सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इसके अंदर बाह्य दायित्वों का हम निपटारा करेंगे। हम इसके अंदर दो तरीके से कर सकते हैं, नकद भुगतान करके या फिर साझेदार द्वारा किसी दायित्व को स्वयं लेने पर। अगर हम नकद भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश और बैंक कम होएगा। बीइंग सन्ड्रीज लायबिलिटीज़ पेड, और अगर कोई साझेदार लेगा इसकी जिम्मेदारी पे करने की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रिस्पेक्टिव लायबिलिटी टेकन ओवर बाय रिस्पेक्टिव पार्टनर। अब पाँचवीं पॉइंट हमारे पास के अंदर वसूली विघटन संबंधी व्यय, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब कि रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसका क्या करेंगे, हम दो तरीके से भुगतान कर सकते हैं, एक तो नकद के माध्यम से और दूसरा भुगतान संबंधी दायित्व को साझेदार द्वारा लेने पर। अगर हम नकद के द्वारा करेंगे तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। और सेकंड, जब कोई साझेदार द्वारा ले लेगा इसका दायित्व तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टेकन ओवर बाय रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। अब वसूली खाते में हमारा छठा पॉइंट आता है, वसूली खाते को बंद करना, यानी क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अंदर हम कैसे करेंगे, वसूली खाते में
लिखी जाने वाली समस्त मदों को लिखने के पश्चात इस खाते के शेष को समस्त साझेदारों के पूंजी चालू खातों में लाभ वितरण अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब जितने भी हम सारी पेमेंट्स कर देते हैं उसके पश्चात जो भी कुछ बचा हुआ होता है, तो लाभ या हानि होता है, वो पूंजी खाते में या फिर कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में पार्टनर्स के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस खाते का ऋणी शेष वसूली खाते पर हानि तथा धनी शेष वसूली खाते पर लाभ दर्शाता है। तो ये वसूली खाते पर हानि दर्शाएगा जब इसके अंदर ऋणी शेष होएगा, मतलब कि जब क्रेडिट साइड शेष होएगा, बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड, तो वो क्या होएगा, हानि। और जो डेबिट साइड बचेगा तो वो होएगा हमारा लाभ। लाभ होने की स्थिति में निम्न प्रविष्टियों के माध्यम से वसूली खाते की शेष पूंजी खाते अथवा चालू खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसके लिए हम जनरल एंट्री बनाते हैं इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। और हानि होने की स्थिति में क्या होता है, इसकी उल्टी कर देते हैं एंट्री, इसको हम कर देंगे फिर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड कर देंगे हम। एसेट जितने भी हमारी जितनी भी हमारी एसेट्स निकलेंगी उसमें से सिर्फ हम रियल वाली एसेट्स लेंगे, और बाकी फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, ये डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन, ये सब हम एक्सक्लूड कर देंगे। कैश या फिर बैंक अकाउंट होएगा, ये सब हम नहीं लेंगे। एक्सक्लूड मतलब कि नहीं लेना है सब। और कौन सी वैल्यू पे लेंगे हम, ये ध्यान देने वाली बात है कि बुक वैल्यूज़ पे लेंगे हम। ऐसी क्रेडिट साइड में हम लायबिलिटीज़ लेंगे, लेकिन ये भी हम बुक वैल्यू पे लेंगे, जो हमारी पुस्तक वैल्यू होगी ना, पुस्तक मूल्य, उस पे लेंगे। प्रोविजंस, अगर कोई लायबिलिटी पे होगा, ये देखिए यहाँ पर हम इसका भुगतान करते हैं और यहाँ पे हम इसका प्रोविज़न लेते हैं। मतलब कोई सा भी हमारा जो प्रोविज़न होता है लायबिलिटीज़ पे वो लेते हैं, लेकिन हम बुक वैल्यू पे ही लेंगे। और यहाँ पे एसेट्स का प्रोविजंस लेंगे, यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी कोई हमको लायबिलिटीज़ बेचने पे मिली होगी, लायबिलिटीज़ पे करी होगी जो भी कोई हमने, वो यहाँ पे लिख देंगे। और जो भी कोई हमने एसेट्स पे करे होंगे, एसेट्स में से जो हमको पैसे मिले होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे रियलाइज्ड अमाउंट। ऐसी बैंक का जब हमने एक्सपेंसेस पे करे होंगे रियलाइजेशन के, यहाँ पे करंट अकाउंट, जब एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, जो एग्री वैल्यू होगी उसके ऊपर हम लिखेंगे। फिर जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचेगा मतलब कि रीडिंग साइड पे, तो फिर हमारा लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट का, वो पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसे ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट रियलाइजेशन कर देंगे जब हमारा डेबिट साइड में होएगा बैलेंस। आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका एक। आ तथा बा साझेदार हैं और फर्म के लाभों को 8:7 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। लायबिलिटीज़ में थे क्रेडिटर्स 2400 के, कैश इन बैंक 840, डेटर्स थे 4800, जिसके अंदर प्रोविज़न था हमारा 216 का। कैपिटल अकाउंट ये रहे इसके अंदर, और स्टॉक और ये सब। और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्थिति को साझेदारों ने फर्म को भंग स्थिति में, मतलब कि इसी डेट को भंग कर दिया, मतलब समापन कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया पार्टनरशिप फर्म को करने का निर्णय किया। संपत्तियों से निम्न राशियाँ वसूल हुई। स्टॉक से 5400 रुपये, मशीनरी से
पुस्तक मूल्य का 20% कम, देनदारों से 4200 और भूमि तथा भवन से पुस्तक मूल्य का 3600 अधिक। लेनदार 5% कम राशि लेने को सहमत हो गए। संपत्तियों के वसूली व्यय 144 रुपये। जनरल प्रविष्टियाँ तथा वसूली खाते बनाइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर पहले हम जनरल एंट्रीज करते हैं। तो जनरल एंट्रीज के लिए पहले हमने क्या करा था, हमने एसेट्स को, जो रियलाइज एसेट्स थी उनको पहले हमने ट्रांसफ़र करा था रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन ये बुक वैल्यू वाली जो भी हमारी बैलेंस शीट पर होगी उसके अंदर बुक वैल्यू पर होगी। तो पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसका टोटल अमाउंट यही होगा जो हमारी एसेट्स का टोटल होएगा। तो डेटर्स कितने के थे हमारे बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू के 4800, 4800 रुपये। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे रियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, यह भी हमने रियलाइज्ड नहीं करे हैं, यह भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी डेटर्स की। तो 4800 आ गए डेटर्स। स्टॉक बुक वैल्यू 6576 ये रहे। मशीनरी 4800, कैडेट 4800 और लैंड और बिल्डिंग कितने हैं हमारी 14400। यही हमने यहाँ पे ली थी 14400। टोटल करा 30,576 रुपये आया, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब सेकंड फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम रियलाइज्ड करते हैं, सेल करते हैं एसेट्स को। तो कितने पे सेल करी, तो वसूल हुई स्टॉक से, तो हमको 5400 स्टॉक से हुए वसूल। अब ये वाली वैल्यू नहीं, अब ये वाली वैल्यू मानी जाएगी, बुक वैल्यू नहीं रियलाइज्ड वैल्यू मानी जाएगी इसकी यहाँ पे। तो 5400 हमारी हुई स्टॉक की। मशीनरी कितना हुआ 20% कम हो गया, 4800 का 20% कितना हुआ 960, वो हमने कम कर दिया। देनदारों का 4200 हो गया देनदार, 4200 हो गए डेटर्स। और भूमि कितनी हो गई, भूमि तथा भवन का पुस्तक मूल्य 3600 रुपये अधिक हो गया, मतलब 14400 में 3600 रुपये और अधिक हो गया, मतलब कि कितना हो गया 18,000 रुपये। तो वही हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल करेंगे रियलाइज्ड वैल्यू का। जब हम रियलाइज्ड अकाउंट का देखेंगे तो ये हमारा पास वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू। मशीनरी का कितना हुआ, मशीनरी का कैलकुलेशन, मशीनरी का 4800 था हमारा बुक वैल्यू। ये रही हमारी बुक वैल्यू मशीनरी की 4800, और मशीनरी के पुस्तक मूल्य से 20% कम हो गया, यानी कि 960 कम हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3840। और लैंड और बिल्डिंग्स हमारे 14400 थे और 36 रुपये 3600 रुपये अधिक हो गए, तो ये कितने हो गए हमारे 18,000 रुपये। अब टोटल एसेट्स कितने की रियलाइज्ड हुई, 3840 की मशीनरी, 18,000 की लैंड और बिल्डिंग्स, और ये 5400 हमारे क्या हैं, 5400 का हमारा स्टॉक और 4200 का हमारे देनदार। ऐड करा सबको तो आगे कितना 31,440। यही हमने एंट्री कर दी रियलाइज्ड अकाउंट की, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,440 बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब सेकंड चीज, अब हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र भी कर दिया, उसको रियलाइज्ड भी कर दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या आएगा, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना और फिर उसको पेड करना। तो लायबिलिटीज़ के लिए पहले हमने उसको ट्रांसफ़र करा, तो क्रेडिटर्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमारे पास दो ही लायबिलिटी है बस, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और क्रेडिटर्स। तो 2400 के हमारे क्रेडिटर्स डेबिट हुए, तो हमारे क्रेडिटर्स हमारे कितने हो गए, उसको डेबिट कर दिया 2400 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 216। टोटल करा वह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 2616 बीइंग आउटसाइड लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू पर करा है हमने। अब सेकंड थिंग हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे पहले, तो क्रेडिट बाहर के पहले पे करेंगे, फिर बाद में फिर प्रोविजंस करेंगे। प्रोविजंस को तो पे नहीं करेंगे, खैर क्रेडिटर्स बस खाली। तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे हम। इसके अंदर क्रेडिटर्स के बारे में दे रखा है कि लेनदार को 5% कम राशि लेने को सहमत हो गए। तो 5% कम राशि इसकी कितनी होगी, 2400 की 5% कम, 2400 की 5% कम करी, 5% हुई 120, और उसकी कम करी तो फिर कितनी हुई 120। 2400 में से 120 करा माइनस, तो आ गया 2280। ये हमने पे कर दिया। तो 2280 हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया उससे, और क्रेडिटर्स को पे कर दिया टू बैंक 2280, बीइंग क्रेडिटर्स पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया सब कुछ। पहले हमने डेटर्स करे थे डेबिट, जो हमने ट्रांसफ़र करे थे, तो फिर क्या हुआ था, डेटर्स 4800, स्टॉक को ट्रांसफ़र करा 6576, मशीनरी को ट्रांसफ़र करा बुक वैल्यू पे 4800, लैंड और बिल्डिंग को 14400। फिर इसको हमने रियलाइज करा, तो बाय बैंक अकाउंट कितना आया था हमारा 31,440। ये रहा, यही हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड पे। अब फिर हमने फिर क्या करा, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2400, बाय प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 216। ये हम क्रेडिट साइड में लिखते ट्रांसफ़र करते हैं, जब हस्तांतरित मतलब जब हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और फिर जब हम पे करते हैं मतलब भुगतान करते हैं क्रेडिटर्स का, तो 2280 ये रहा हमारा, कर दिया हमने पे। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा क्या है, वसूली व्यय मतलब कि एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट कम होएगा हमारा, बैंक में से जाएंगे तो 144, और यही हमने एंट्री कर दी कहाँ पे, एक्सपेंसेस पेड में डेबिट साइड में, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड 144। अब रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो आएगा 34,056। जब हम बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो आएगा 1056। इसको हम रेशियो में बांट देंगे ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था हमारा 8:7, जो कि हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 8:7। तो 1056 को हमने बांटा, तो 8/15 आया 563.2, और 7/15 आया 492.8। और यही अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो कैसे होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1056 रुपये टू एस कैपिटल अकाउंट 563.2 और टू बीस कैपिटल अकाउंट 492.8। अब फाइनल पेमेंट होएगी दोनों। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 1056 रुपये का। तो मतलब कि पहले कितने का था टोटल इनका 28,800 रुपये, और इसके अंदर अब 1056 रुपये और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 29,856 रुपये। अब इस 29,856 रुपये की पेमेंट करेंगे हम बैंक के थ्रू, फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को। तो ये हो जाएगा डेबिट एक अकाउंट जो कि होएगा 8/15 29,856 का, तो ये हो जाएगा 18,563.2, और बी का कैपिटल अकाउंट का 60/15 29,856 का, जो कि हो जाएगा 11,292.8 रुपये। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट भी बन गया हमारा, वर्किंग नोट भी समझा दिया। तो हमने इस वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सीख लिया और इसकी एंट्रीज भी सीख ली कि जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, और साथ ही साथ हमने सीख लिया इसका एक एग्ज़ाम्पल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू।